हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पीछे एडजॉर्प्शन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैटालाइसिस। ठीक है, अब कैटालाइसिस को ध्यान से सुनना है, समझना है। मैं इस चैप्टर में एक बात को बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि ये आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। कहानी की तरह सुनना है, इस तरह पूरा नोट करना है। नोट सब तैयार हो जाए, उसको पढ़ते चलना है डेली बाय डेली। ठीक है, आपका सबसे आसान सिंपल चैप्टर यही है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कैटालाइसिस क्या होता है। कैटालाइसिस से पहले हम लोग कैटलिस्ट वर्ड समझते हैं। जब कैटलिस्ट आप सुनते हैं तो ब्रेन में क्या आता है ना, बहुत सारी बातें ब्रेन में आती है। कैटलिस्ट हम लोग बराबर है ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार, ठीक है, कैटलिटिक वर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कोई आदमी बहुत स्थिर पड़ा हुआ है, ठीक है, एकाएक वो एक्साइटेड हो गया। क्या हुआ जो एक्साइटेड हो गया? वो उसके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा भी चीज़ होता है, चलो बंदा एक्साइटेड था, कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत उदास हो गया। ठीक है, तो वो भी एक कैटालाइसिस का ही फेनोमेनन है। एक उदाहरण जस्ट इसी तरह बता दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर हम लोग कैटालाइसिस या कैटलिस्ट वर्ड जो है केमिकल रिएक्शन के लिए सुनना है, सीखना है। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक है, जनरली हम लोग कैटलिस्ट के बारे में ये सोचते हैं कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी कई सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर देता है। ठीक है, इसका मतलब कैटलिस्ट किसको कहना है? वैसे सब्सटेंस को जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, यानी रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेगा, अगर लेता भी है भाग, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता भी है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो सब्सटेंस यानी वो कैटलिस्ट जो है फिर से रीजेनरेट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। और इस फेनोमेनन को कहा जाता है कैटालाइसिस। ठीक है, यानी वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व या तो नहीं होता है, रिएक्शन को कराने में मदद करता है, या रिएक्शन में इन्वॉल्व हो भी जाता है अगर किसी रिएक्टेंट के साथ, मान लो बॉन्डिंग कर भी लेता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो कैटलिस्ट एज यूजुअल फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलना है? कैटलिस्ट, है ना। और इस फेनोमेनन को बोलना है कैटालाइसिस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात। आगे बढ़ो, एक उदाहरण देखो, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये रिएक्शन KCl और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ये सब्सटेंस इस टेम्परेचर पर 653 से 873 तक, यानी 653 से 873 केल्विन पर इसका डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो जो रिएक्टिंग टेम्परेचर था यहाँ पर, वो टेम्परेचर यहाँ कम हो गया। यानी जो रिएक्शन बिना कैटलिस्ट का 653 से 873 केल्विन पर हो रहा था, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो टेम्परेचर रिड्यूस कर गया। 473 से 633 केल्विन पर ये रिएक्शन होने लगा। तो कैटलिस्ट का देखें यहाँ पर क्या किया इसने, जो टेम्परेचर हमको हाई चाहिए था इसके डिकम्पोजिशन के लिए, उसके टेम्परेचर को कम कर दिया, आसान कर दिया रिएक्शन को। यहाँ पर MnO2 एक कैटलिस्ट हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक की? अब आगे बढ़ो। कैटलिस्ट के साथ साथ हम लोग समझेंगे प्रमोटर। ये प्रमोटर क्या है? ठीक है, प्रमोटर क्या है समझो। जैसे एक उदाहरण बताते हैं हम आपको। ठीक है, कि मान लो कि क्रिकेट का मैच हो रहा है। ठीक है, क्रिकेट का मैच है, मान लो, सपोज करो, है ना। और उसमें सपोज करो कि पूरा टीम जो है ना, उसमें पूरी टीम के लिए विराट कोहली जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। विराट कोहली अगर टीम में है, पूरा का पूरा टीम एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है। ठीक है, अब मान लो मैदान में विराट कोहली उतर गया खेलने के लिए, अपना यूजुअल मैच खेल रहा है। ठीक है, अगर उस मैदान में मान लो कि स्टेडियम में अनुष्का शर्मा बैठी हुई है,
सपोज करो, ठीक है, तो वो विराट कोहली के लिए प्रमोटर का काम करेगा। खुद तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, खुद तो अनुष्का शर्मा क्रिकेट नहीं खेल रही है, लेकिन विराट कोहली के लिए वो जो कैटलिस्ट था उसके लिए प्रमोटर का काम कर रही है वो, ठीक है। यानी प्रमोटर वैसा सब्सटेंस होता है किसी भी रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। आई बात समझ में? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। जैसे देखो डिफाइन यहाँ किया हुआ है, प्रमोटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट इफ प्रेजेंट अलोंग विथ ए कैटलिस्ट। अगर वो प्रमोटर कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंट है तो क्या करता है? इनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जैसे देखो N2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, हेबर प्रोसेस लिखे। हेबर प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में। मेनली ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही है। इसमें Fe जो है ना, आयरन, सॉलिड आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट। और यहाँ देख रहे हैं MO, मॉलिब्डेनम, ये प्रमोटर का काम करता है। यानी Fe अगर डालते हैं तो ठीक है, रिएक्शन जो पहले बहुत स्लो रेट से हो रहा था, अगर हम कैटलिस्ट प्रमोटर कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तब एज यूजुअल ये रिएक्शन होते रहता है। लेकिन कैटलिस्ट इस्तेमाल किए, रिएक्शन का रेट बढ़ गया। और कैटलिस्ट के साथ साथ अगर प्रमोटर का इस्तेमाल कर दे तो ये प्रमोटर क्या करता है? इसके एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। आई बात समझ में? यहाँ Fe क्या हो गया? कैटलिस्ट, और MO ये क्या हो गया? प्रमोटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, चलो। अब कैटलिस्ट जो होता है ना वो कभी इनिशिएटर का काम नहीं करता है। कैटलिस्ट हमेशा एक्सेलरेटर या रिटार्डर का काम करेगा। या तो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करेगा या रिएक्शन के रेट को रिटार्ड करेगा। कभी भी रिएक्शन वो इनिशिएट नहीं करता है। अगर हम ये नहीं भी मिलाते तो भी इसके बीच रिएक्शन होगा, एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता रहेगा। Fe डाल दिए, रेट फास्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि रिएक्शन नहीं होगा और Fe डालेंगे तो रिएक्शन होने लगेगा, ऐसा नहीं सोच रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक हो गया ये प्रमोटर। एक होता है पॉइजन, या उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन, है ना, पॉइजन और कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो प्रमोटर का जस्ट उल्टा समझो कि प्रमोटर क्या करता है? जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो कैटालिटिक पॉइजन या पॉइजन क्या करेगा? कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा देगा। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे देखो यहाँ लिखे हैं दैट सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। बस जैसे N2 यही रिएक्शन लिखे हैं, H2 रिएक्शन करता है, NH3 बनता है। अब अगर इसमें हम लोग कैटलिस्ट के रूप में Fe का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, Fe तो यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा, है ना। और अगर इसके साथ मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रमोटर का काम करेगा। लेकिन अगर हम इस कैटलिस्ट के साथ H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए ये दोनों जो है ना वो पॉइजन की तरह एक्ट करेगा, पॉइजन। ठीक है, समझ में आ रही बात? कभी कभी देखते हो हम लोग खाते पीते हैं तो खूब एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं कोई चीज़ लेकर के। कभी कभी कुछ तबीयत खराब हो गई, कोई मेडिसिन ले लिए, थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं हम लोग, जो हमारे एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देता है समटाइम्स। पता है, जस्ट एक एग्जांपल लेकर के आप अपने ब्रेन में किसी चीज़ को सेट करके सोच सकते हो, समझ सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कैटालिटिक पॉइजन, या उसको सिंपली हम लोग पॉइजन भी बोलते हैं, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा देता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आगे बढ़ा जाए ना? चलो इसको नोट कर लो, तो आगे बढ़ते लोग। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस क्या है? देखो, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, है ना। कैटालाइसिस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कैटालिटिक रिएक्शन के टाइप के आधार पर, ठीक है। उसमें दो टाइप, ऑलरेडी ये दोनों टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन फिर से समझो।
पॉजिटिव कैटालिसिस और एक होता है नेगेटिव कैटालिसिस। क्लियर है? तो अब आप बताइए कि पॉजिटिव कैटालिसिस किसको कहेंगे, है ना। उससे पहले हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट समझते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस कहलाता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। ठीक है? और ये बात समझ में, मान लो कि रिएक्शन किसी स्पीड से हो रहा था बिना कैटलिस्ट के, लेकिन जैसे ही उसमें कैटलिस्ट ऐड किया जाएगा तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन का पहले एक्टिवेशन एनर्जी रहता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। तो पीछे तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, है ना, केमिकल काइनेटिक चैप्टर में, कि कैटलिस्ट क्या करता है कि बिना कैटलिस्ट का जो रिएक्शन का पाथ होगा कुछ ना कुछ एक पाथ को वो फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही आप कैटलिस्ट मिलाते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है कि पहले वाले पाथ के बगल में ही एक नया पाथ वो प्रोड्यूस कर देता है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, यानी कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, है ना। और देखो इस बात को समझते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस, इफ ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इस फेनोमेनन को कहा जाता है पॉजिटिव कैटालिसिस। क्लियर है यहां तक की बात? अब समझो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग a new reaction path in which a new activated intermediate complex of lower energy is formed। बात समझ में आई? थोड़ा बड़ा सा लाइन हो गया लेकिन समझो बहुत आसान है। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है भाई, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है। तो कम करेगा तो उससे क्या होगा, एक नया पाथ जो होगा रिएक्शन का वो प्रोड्यूस होगा, नया पाथ प्रोड्यूस होगा, और नया पाथ जब प्रोड्यूस होगा तो उससे नया एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पहले की तुलना में लोअर एनर्जी वाला होगा। जैसे देखो ये हम यहाँ इसको ग्राफ से समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आप लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर में भी पढ़े हैं। ये वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी ले लिया और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन पाथ लिखे। अब आप देखिए ध्यान से, एक सॉलिड लाइन आपको यहाँ से ऊपर फिर ऐसे गिरता हुआ दिख रहा है। ये जो है यहाँ रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट है ये। अब रिएक्टेंट को आप एनर्जी देना शुरू किए, वो रिएक्टेंट एनर्जी लेकर बढ़ते गया, एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा वो, है ना। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट का एनर्जी होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है, जो मैक्सिमम एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट के पास, है ना। मतलब वहाँ तक कम से कम एनर्जी रिएक्टेंट का पहुँचना ही चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी रहेगा तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम नहीं, इसको आप मिनिमम एनर्जी समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी ले करके यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगा। अब रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है, मान लेते हैं प्रोडक्ट का एनर्जी उससे भी कम है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी जो घटेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच। ये फाइनली आपका डेल्टा एच हो गया। अब ये जो है यहाँ से यहाँ जो पहुँचा तो कितना एनर्जी लिया, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी इसमें हमने कैटलिस्ट नहीं मिलाया है, तो ये विदाउट कैटलिस्ट यहाँ लिखा हुआ है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया। कैटलिस्ट ऐड करेंगे, आप देख रहे हैं इसके पैरेलली यहाँ पर एक दूसरा लाइन इस तरह दिख रहा होगा, डॉटेड लाइन। यानी कैटलिस्ट क्या किया कि एक नया पाथ ही प्रोड्यूस कर दिया। ये पाथ तो जैसे है वैसे रहेगा ही, न्यू पाथ यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा, जिसमें आप देखिएगा कि पहले ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा था, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, पहले इतना था अब इतना ही हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन का पाथ है ना, ये
विथ कैटलिस्ट वाला पाथ है रिएक्शन का, है ना। ये हो गया रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट, और ये हो गया हमारा छोटा सा एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि बिना कैटलिस्ट का ज्यादा था एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहले हमारा यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था इस पीक पॉइंट पर, अब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा, तो एनर्जी तो यहाँ से यहाँ कम होगा ना। तो जो नया इंटरमीडिएट बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, उसका एनर्जी यहाँ से कम हो गया, एक न्यू रिएक्शन पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? ये डॉटेड लाइन के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, कैटेलिटिक पाथ, यानी ये लाइन कैटलिस्ट वाला पाथ है, और ये जो लाइन है अनकैटेलिटिक पाथ, यानी बिना कैटलिस्ट वाला है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं यूज किए तो हमको इतना सारा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ा, लेकिन जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी में ही प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट के एनर्जी और प्रोडक्ट के एनर्जी में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर 2H2O2 प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2O और O2 बनाता है। वेजिटेबल ऑयल H2 से कंबाइन करके निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वनस्पति घी बना देता है, घी। क्लियर है ये बात यहाँ तक? CO प्लस 3H2 निकल के प्रेजेंस में मीथेन और H2O बनाता है। SO2 प्लस O2 NO के प्रेजेंस में SO3 बनाता है। ये सारा उदाहरण जो है ना पॉजिटिव कैटालाइसिस का। क्लियर है? बस एक दो उदाहरण याद रखना है। अब आइए निगेटिव कैटालाइसिस, ये क्या होता है भाई? ठीक है, तो वैसा कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है जो रिएक्शन के रेट को घटाता है, रिएक्शन के रेट को कम कर देगा, उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। और उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव कैटालाइसिस। यहां तक की बात क्लियर है? देखो यही बात यहां लिखा हुआ है। जैसे एक उदाहरण देखो, H2O2 डिकम्पोज होता है H2 और O2 में प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का रिएक्शन है। सेम रिएक्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है, H2O2 डिकम्पोज होकर के H2O और O2 बनाता है। अगर इसमें हम लोग एसीटाइनाइलाइड एक कंपाउंड है, सब्सटेंस है, पूरे ऑर्गेनिक में डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा, उतना हमको नहीं जाना है डिटेल में। ये जानो कि एसीटाइनाइलाइड एक कंपाउंड है जो इसके डिकम्पोजिशन के रेट को और घटा देता है। H2O2 ऑटोमेटिक डिकम्पोज होकर के H2 और O2 बना रहा था, प्लेटिनम डाल दिए, डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट हो गया। अगर उसी डिकम्पोजिशन में हम एसीटाइनाइलाइड का इस्तेमाल कर दें तो डिकम्पोजिशन का रेट और स्लो हो जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए जहां Pt पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है प्लेटिनम, तो एसीटाइनाइलाइड जो है नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक उसी प्रकार सोडियम सल्फाइड है ना, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन दर्शाता है, यानी ये ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिससे बन जाएगा हमारा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ऑक्सीडेशन किसी रेट से हो रहा होगा। अगर इसमें हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर दे, इसके ऑक्सीडेशन का रेट जो है और स्लो हो जाता है, यानी इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन हुआ ना इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके, आगे बढ़े? चलो ठीक है, सुनना है कहानी को, पूरी कहानी को ढंग से सुनिए, नोट्स के तैयार करते चलिए, चैप्टर आपका आगे बढ़ते रहेगा। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो बच्चों, हम लोग दो टर्म छोटे छोटे और भी अभी पढ़ेंगे। पीछे हम लोग कैटालाइसिस का टाइप्स का स्टडी किए, पॉजिटिव कैटालाइसिस, नेगेटिव कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन के टाइप के आधार पर। अब समझो यहाँ पर ऑटो कैटालाइसिस और इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, ये कोई टाइप नहीं है, बल्कि ये अलग ही इंडिविजुअल छोटा सा टर्म है जिसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, और देखो ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो मीन्स यहाँ पर टैक्सी वाला ऑटो नहीं समझना है। ठीक है, ऑटो मीन्स यहाँ पर सेल्फ, खुद, अपने आप। ठीक है, वैसा रिएक्शन ऑटो कैटालाइसिस में होता है, देखो बताते हैं। ठीक है,
एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब शुरू में क्या होगा, ये रिएक्शन धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये रिएक्शन ऑटोमेटिक और फास्ट होते चला जाएगा। इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहा था किसी रेट से, प्रोडक्ट बनाया, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उसी में से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो अपने ही रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करने लगता है। आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? सो रिएक्टेंट था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्लो चल रहा था, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। अब प्रोडक्ट जैसे जैसे बनना शुरू होगा, रिएक्शन फास्ट होते चला जाएगा। क्यों? इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बना उसमें से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने ही रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करने लगा। इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग ऑटो कैटालाइसिस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलो देखो, पढ़ो इसको। इन सर्टेन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। जो प्रोडक्ट्स बनता है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज में, द रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन स्लो होगा, बट एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट। उसमें से एक प्रोडक्ट खुद अपने लिए कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट। चलो यहां नाम लिख देते हैं इसको, इथाइल एसीटेट, ठीक है ना। ये क्या है मालूम है? एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, यानी एस्टेरिफिकेशन का उल्टा रिएक्शन कह सकते हो आप। एस्टेरिफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन, उसका रिवर्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये वाटर है, H+ हमारा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के लिए डाला गया है, मान लो। अब यहाँ पर जो ये अल्कोहल बना, इथेनॉल, एक तो इथेनॉल है, एक आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है। ये जो एसिटिक एसिड है ना, यही ऑटो कैटलिस्ट का काम करने लगता है। यही अपने रिएक्शन के लिए ऑटो कैटलिस्ट है। मतलब रिएक्शन तो हुआ, ये बना और ये भी बना, जैसे ही ये बना ना, इस रिएक्शन को और फास्ट कर देगा धीरे धीरे। क्लियर है? अब इसी रिएक्शन को यहाँ पर हमने ग्राफ से छोटा सा दर्शाने का कोशिश किया है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया और y एक्सिस पर परसेंटेज रिएक्शन, यानी रिएक्शन का कितना परसेंट हो रहा है, परसेंटेज रिएक्शन लिखा हुआ है, परसेंटेज रिएक्शन। अब देखो, शुरू में टाइम हल्का लगा, रिएक्शन का परसेंटेज थोड़ा सा है। अब जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन का रेट देख रहे हो यहाँ पर एकदम तेजी से बढ़ने लगा। एकाएक देखो यहाँ पर तेजी से इंक्रीज किया है, मतलब जो प्रोडक्ट बना होगा रिएक्शन के परसेंटेज को, यानी रिएक्शन के रेट को तेजी से बढ़ाने लगा। और यहाँ फिर पैरेलल हो गया कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला रहेगा तो ये फिर तो पैरेलल हो जाएगा, तो परसेंटेज रिएक्शन कुछ होगा नहीं, मान लो कांस्टेंट हो जाएगा वो। यानी मेन इसमें बीच का कहानी समझना है कि शुरू में रिएक्शन का रेट परसेंटेज जो है थोड़ा सा होगा, लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो वो आपका फिर तेजी से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्लियर है वहां तक की बात? चलो आ जाओ, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, अब ये इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या है बेटा, वो समझो। देखो, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस में क्या होता है वो समझिए ध्यान से, है ना, कि कोई एक रिएक्शन है जो कि कहो उसमें वो रिएक्शन एक्चुअली हो नहीं रहा है, बहुत स्लो रेट से हो रहा है। कोई एक रिएक्शन है जो बहुत स्लो रेट से हो रहा है, ठीक है, उसके पैरेलली एक दूसरा रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है, एक दूसरा रिएक्शन हो रहा है। अब मान लो कि जो पहला रिएक्शन था वो स्लो रेट से हो रहा था, कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा, अपना होते जा रहा है, लेकिन उसके पैरेलली दूसरा रिएक्शन अगर होगा ना तो उसकी मदद से जो पहला रिएक्शन था वो भी एक्सेलरेट हो जाता है, उसका भी रेट बढ़ जाता है। क्या मतलब निकला? जो सेकेंड रिएक्शन हुआ वो क्या किया, पहले वाले रिएक्शन को इंड्यूस्ड कर दिया, यानी उसको भी रिएक्शन कराने में मदद कर दिया।
ऑटो कैटालिसिस में क्या है, खुद अपना एक प्रोडक्ट जो बना है वो अपने ही रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। इंड्यूस्ड कैटालिसिस में क्या है, दो अलग अलग रिएक्शन है। एक रिएक्शन स्लो रेट से हो रहा था, दूसरा रिएक्शन जैसे ही होना शुरू हुआ वो पहले रिएक्शन को एक्सेलरेट करने लगा, यानी सेकेंड रिएक्शन जो है ना इंड्यूस्ड कर दिया फर्स्ट वाले रिएक्शन को। क्लियर है? जैसे एक उदाहरण बताते हैं, देखो मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं, कहानी सुनना है केवल, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है, और ये बात समझ में। लेकिन जब हम KMnO4 के साथ KMnO4 का रिडक्शन कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ तो वो सही रेट से होता है, ठीक है, बात समझ गए यहाँ पर। अब क्या करना है कि एक ही कंटेनर में हमको KMnO4 और मर्क्यूरी क्लोराइड दोनों ले लेना है, और उसमें हम अगर डाल देते हैं ऑक्जेलिक एसिड रिडक्शन कराने के लिए तो ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 को रिडक्शन कराएगा और साथ ही साथ HgCl2 का भी रिडक्शन फास्ट होने लगा। यानी वो प्रोसेस जब अलग हो रहा था, जब हमने मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन कराया ऑक्जेलिक एसिड के साथ तो स्लो प्रोसेस हो रहा था, दूसरी तरफ हमने KMnO4 का रिडक्शन कराया ऑक्जेलिक एसिड के साथ, वो फास्ट हो रहा था। अब हमने क्या किया, फाइनली मर्क्यूरी क्लोराइड को और KMnO4 को दोनों को एक साथ ऑक्जेलिक एसिड से रिडक्शन कराना शुरू कराए। तो ऑक्जेलिक एसिड तो वैसे भी KMnO4 को रिड्यूस कर रहा था लेकिन मर्क्यूरी क्लोराइड को नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों को साथ में रिडक्शन कराएंगे ना, यानी KMnO4 और HgCl2 को ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 को तो फास्ट पहले से भी कर रहा था, अब HgCl2 को भी फास्ट कर दिया। क्या मतलब निकला कि ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 से रिएक्शन करके रिडक्शन हो रहा था, यानी KMnO4 को रिड्यूस कर रहा था, रिडक्शन करा रहा था उसका। अब उसका रिडक्शन हुआ ना तो उसके देखा देखी कहो HgCl2 का भी रिडक्शन होने लगा, फास्ट हो गया। मतलब ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 को रिड्यूस कर रहा था और ये फिर HgCl2 को भी इंड्यूस कर दिया रिएक्शन, मतलब रिडक्शन करने के लिए उसको प्रेरित कर दिया। पहले स्लो था लेकिन इसकी वजह से ये भी फास्ट हो गया। When one reaction influence the rate of other reaction, जब एक रिएक्शन जो होगा तो दूसरे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को जो प्रभावित करता है, which does not occur under ordinary condition, ठीक है, यानी वैसा रिएक्शन जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा रिएक्शन हुआ तो उसके थ्रू ये रिएक्शन भी इन्फ्लुएंस्ड हो गया, ठीक है, यानी कोई रिएक्शन था जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं हो रहा था, हमने दूसरा रिएक्शन कराया, उसके इन्फ्लुएंस में आके ये रिएक्शन भी फास्ट होने लगा। जैसे उदाहरण देखो, रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 विथ ऑक्जेलिक एसिड इज वेरी स्लो, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन KMnO4 इज रिड्यूस्ड इजीली विथ ऑक्जेलिक एसिड, जबकि KMnO4 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ इजीली रिड्यूस्ड हो जा रहा है, जबकि मर्क्यूरी क्लोराइड नहीं होता है। लेकिन इफ ऑक्जेलिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ KMnO4 एंड HgCl2, अब क्या किया हमने, KMnO4 और HgCl2 दोनों के मिक्सचर में ऑक्जेलिक एसिड डाल दिए, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या किया मालूम है, KMnO4 को तो इजीली रिड्यूस कर ही रहा था, अब इसका भी रिडक्शन होने लगा तेजी से, मतलब इसका रिडक्शन हुआ, ये इसको भी इंड्यूस कर दिया, इसको भी रिडक्शन तेजी से कराने लगा, ठीक है। कोई लिखें, इफ ऑक्जेलिक एसिड इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ KMnO4 एंड HgCl2 बोथ आर रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ रिड्यूस्ड होने लगा, मतलब रिडक्शन ऑफ KMnO4 इंड्यूसेस द रिडक्शन ऑफ HgCl2, यानी KMnO4 का जो रिडक्शन है वो HgCl2 के रिडक्शन को इंड्यूस कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया उसको। बच्चों यहाँ तक की कहानी क्लियर है, जल्दी से इसका भी नोट्स तैयार कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग फिर से यहाँ पर
टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस स्टडी करेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं एक कि कैटालिटिक रिएक्शन के टाइप के आधार पर कैटालाइसिस दो टाइप का, पॉजिटिव कैटालाइसिस, नेगेटिव कैटालाइसिस। ठीक है, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा उसका फेज क्या है, अलग अलग फेज होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके आधार पर भी कैटालाइसिस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो टाइप से। एक कहलाता है हमारा होमोजीनस कैटालाइसिस और एक होता है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। हमने आपको एडजॉर्प्शन के पिछले वीडियो में जब उसका एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे वहाँ पर इसके दोनों के बारे में हल्का हल्का चर्चा किया था मैंने एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन में, है ना। वैसे आप यहाँ पर इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम, यानी वैसे रिएक्शन को हम लोग या वैसे कैटालाइसिस को होमोजीनस कैटालाइसिस कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होगा। मतलब अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड, रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड। तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन होगा ना वो कहलाता है हमारा होमोजीनस कैटालाइसिस। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस किसको कहेंगे बताइए, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं होगा। तो अधिकांश रिएक्शन में देखिएगा हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के केस में कि रिएक्टेंट गैस या लिक्विड रहता है और जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड रहता है। ठीक है, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होगा, वो कहलाता है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। आई बात समझ में। तो होमोजीनस कैटालाइसिस का एक छोटा सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है भाई, ठीक है। तो होमोजीनस कैटालाइसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है और जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज में होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कैटलिस्ट जो है ना वो किसी एक रिएक्टेंट से, ठीक है, कंबाइन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। जबकि कैटलिस्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, वो रिएक्शन नहीं करता है। बेटा ऐसा नहीं है, वो रिएक्शन करता है ना, इंटरमीडिएट बनाता है वो। कैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो फाइनली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे इस्तेमाल किया गया था वैसे ही हमारा वो फाइनली प्रोड्यूस रहना चाहिए। बीच में वो बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरता होगा, उसी प्रक्रिया के दरमियान, प्रोसेस के दरमियान कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बना लेता है। ठीक है, अब वो इंटरमीडिएट डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर देगा, या जो इंटरमीडिएट बना वो किसी दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर देगा। तो होमोजीनस कैटालाइसिस में यही प्रक्रिया होती है कि कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बना लेता है। अब वो इंटरमीडिएट दो प्रोसेस दर्शा सकता है, या तो डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बना के कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर दे, या फिर वो इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना करके कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर दे। ठीक है, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। होमोजेनस कैटालाइसिस, इफ अ कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा होता है किसमें, होमोजेनियस कैटालाइसिस में ऐसा माना जाता है कि ए कैटलिस्ट enters into chemical combination with one or more of the reactants forming an intermediate compound। यानी होमोजेनियस कैटालाइसिस केस में क्या होता है, एक कैटलिस्ट जो है ना वो एक या एक से अधिक रिएक्टेंट के साथ भी केमिकली कंबाइन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है, which then decomposes or combines with one of the reactants to produce the product and catalyst is regenerated। जो इंटरमीडिएट बनेगा या तो वो डिकम्पोज कर जाएगा या किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा और कैटलिस्ट को रीजेनरेट कर देगा। उसका कुछ उदाहरण देखो यहाँ पर, SO2O2 दोनों गैस है, NO जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है ये भी गैस है और SO3 बनता है।
अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो गैस है लिक्विड है उससे नहीं मतलब है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होना चाहिए। CH3 COO CH3 मिथाइल एसीटेट H2O लिक्विड है, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में HCl लिक्विड इस्तेमाल हुआ है, एसिटिक एसिड बना और मीथेनॉल बना। फिर यहाँ पर देखो सुक्रोज का एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड हो गया, H2O भी लिक्विड है, H2SO4 जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है वो भी लिक्विड है, और यहाँ क्या बना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों का भी एक्वस सॉल्यूशन यानी लिक्विड है। फिर देखो 2CO गैस है, O2 गैस है, NO गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इससे कंबाइन करके CO2 बनाया, वो भी गैस ही है। ये सभी उदाहरण है होमोजीनस कैटालिसिस का है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हमको दिख रहा है। अब आइए हेटेरोजीनस कैटालिसिस, when the catalyst is in different phase than the reactants, यानी कैटलिस्ट जो होगा रिएक्टेंट से अलग फेज रखता होगा। जैसे SO2 प्लस O2 दोनों गैस है, प्लेटिनम सॉलिड है, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया। फिर देखो N2 प्लस 3H2 हेबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन, N2H2 कंबाइन करता है, NH3 बनता है। Fe आयरन हम लोग कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसमें। फिर 4NH3 प्लस 5O2, NH3 और ऑक्सीजन कंबाइन करके NO और H2O बनाता है, ये दोनों भी गैस है, और यहाँ जो प्लेटिनम इस्तेमाल हुआ है कैटलिस्ट वो सॉलिड है। ठीक है, अब समझो एक मजे की बात कि एक्चुअली ये समझो कि कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन जो है ना, उसका कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि कैसे कैटलिस्ट रिएक्शन करता होगा, किस प्रकार से कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता होगा रिएक्शन में, इसका कोई मतलब कहो तो मतलब ठौर ठिकाना नहीं है। ठिकाना मतलब क्या, इसका कोई बेस्ट मैकेनिज्म नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। फिर भी दो ऐसे थ्योरीज दिए गए हैं जिससे हम लोग कैटालिटिक रिएक्शन को समझ पाते हैं। बात समझ में आई क्या बोले सो? अभी सीखेंगे, उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैटालिटिक रिएक्शन के लिए कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि किस प्रकार से कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है, कुछ थ्योरीज दिए गए हैं जिसकी मदद से हम लोग कैटलिस्ट के रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ पाते हैं। अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अभी थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस पढ़ रहे हैं कि कैटालिसिस का क्या थ्योरी है। अभी जस्ट हम समझाएं आपको कि कैटालिसिस का कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि इसी थ्योरी के तहत ये कैटालिसिस प्रोसेस होता होगा, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं कि ये होता होगा, इसमें ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसा दो थ्योरी दिया गया है। एक कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जिसका जस्ट हम 2-4-5 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे होमोजीनस कैटालिसिस में। कि होमोजीनस कैटालिसिस में कैटलिस्ट जो है वो किसी एक या एक से अधिक रिएक्टेंट से कंबाइन करके इंटरमीडिएट बना लेता है, और फिर वो इंटरमीडिएट डीकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर वो इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और कैटलिस्ट को रीजनरेट कर देगा। तो ऑलरेडी हम पीछे लिख चुके हैं, यहाँ पर उस चीज़ को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे समझिए कि जो थ्योरी हम पीछे पढ़े वो कहलाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। साफ साफ लिख दिए हैं, फॉर होमोजीनस कैटालिसिस, जो थोड़ी देर हम लोग पहले चर्चा किए थे। इस थ्योरी के बारे में कौन बताया? क्लीमेंट एंड डेरोसेनस, है ना, डेरोसेनस ये साइंटिस्ट लाए बेटा, इसमें ज़्यादा माथा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह लिख दिया, इस सब का कोई काम नहीं है। भाई अच्छी तरह केवल जानने के लिए जान लो कि दोनों साइंटिस्ट था। 1806 ईस्वी में इसने इस थ्योरी को दिया, जो अभी जस्ट हम 2 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ये बात भी हम पीछे सीख चुके हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, एक न्यू पाथ को वो फॉलो करता है। यानी पहले जो रिएक्शन बिना कैटलिस्ट का ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, कैटलिस्ट मिलाने से क्या होगा, न्यू पाथ फॉलो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो, SO2 प्लस O2 कंबाइन करके SO3 बनाता है,
NO के प्रेजेंस में, NO यहाँ कैटलिस्ट है, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझो, इसमें हुआ क्या सब होगा। तो पहला स्टेप में ये जो रिएक्टेंट है O2, दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट O2, वो O2 क्या करेगा, इस कैटलिस्ट जो है NO, इस NO से कंबाइन करके 2NO2 बना देगा, 2NO2, जो कि इंटरमीडिएट कहलाता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, देखो ये प्रोडक्ट हमारा SO3 है, NO2 नहीं, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, जो दूसरा रिएक्टेंट था SO2, उसके साथ फिर कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट SO3 बना देता है, और जो NO था फिर से अलग हो गया। ये NO हमारा कैटलिस्ट है, लिख दिए कैटलिस्ट रीजनरेटेड, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, ये और ये हो गया रिएक्टेंट। क्लियर है? इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है ना। अब देखो इस थ्योरी का भी एक अपना लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। लिमिटेशन क्या है? पहला, ये थ्योरी केवल होमोजीनस कैटालाइसिस पर ही काम करता है, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस पर नहीं करता है, तो पहला लिमिटेशन हुआ। और दूसरा लिमिटेशन है कि ये थ्योरी जो है ना, वो एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर, एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन, एक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, इस सब का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो है, ये जो अभी पढ़े, इसके थ्योरी में कहीं पर भी प्रमोटर किस तरह से काम करता है, पॉइजन किस तरह से काम करता है, या फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट जो छोटे छोटे पीसेज हम लोग लेते हैं, वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से वो अपना एक्शन दर्शाता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से नहीं होता है। समझे? इसका लिमिटेशन क्या है? सो एक तो इसका लिमिटेशन है कि ये केवल होमोजीनस कैटालाइसिस पर काम करता है। दूसरा कि इस थ्योरी में प्रमोटर, पॉइजन किस प्रकार से एक्शन दर्शाता है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं करता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये हो गया एक थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब एक थ्योरी और है एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, याद करो। मैकेनिज्म ऑफ केमीजॉर्प्शन, जिसमें प्लेटिनम के सरफेस पर, जिसमें हम फ्री वैलेंसीज बनाए थे 8, है ना, उसमें H2 गैस आकर के पहले फिजिकली एडजॉर्ब हुआ था, है ना, फिर वो H2 गैस धीरे धीरे केमिकल बॉन्ड बना करके प्लेटिनम के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया था। याद आया? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। उसमें फिर बताए थे कि जो प्लेटिनम का सरफेस था, प्लेटिनम का उसको तोड़ दिए थे तो 8 फ्री वैलेंसीज से 12 फ्री वैलेंसीज हो गया था। याद आया? बस वही हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी है, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो, चलो पहले इसको नोट कर लो, आते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी पर। तो बच्चों, एक तो हम लोग पीछे पढ़े इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जो हमारा क्या था, कैटालाइसिस का तो थ्योरी था। कैटालाइसिस का थ्योरी कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच रिएक्शन होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से होता है, वो उसका एक थ्योरी था पीछे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। और दूसरा है हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी होमोजेनस कैटालाइसिस के लिए ही केवल था। एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है ना, वो एक्चुअली हेटेरोजेनस कैटालाइसिस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। यानी इसको ऐसे समझो कि पीछे जो हम लोग पढ़े इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, वो होमोजेनस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करता है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी हेटेरोजेनस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करता है। अच्छी बात है, दोनों थ्योरी एक एक कैटालाइसिस को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का जो मैकेनिज्म है क्या है, ठीक है, इसके लिए 4-5 स्टेप है, मेनली 4 स्टेप है। इसको हम 5 स्टेप में भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली एडजॉर्प्शन थ्योरी है क्या चीज़, किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस होता है, वो समझो। सबसे पहले तो होगा कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट होगा सबसे पहले वो कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज होगा। ठीक है, जब उसका डिफ्यूजन होगा धीरे धीरे वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पर आएगा, है ना, तो फिर उसका एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहला स्टेप क्या हुआ, कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का डिफ्यूजन। दूसरा स्टेप
कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन, डिफ्यूजन होगा पहले, फिर वो जो रिएक्टेंट है ना वो कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तीसरा सरफेस कि वो जो रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है वो रिएक्टेंट आपस में बॉन्डिंग करना शुरू कर देगा। अब बॉन्डिंग करके क्या बना देगा? इंटरमीडिएट, है ना, वो क्या बना देगा? इंटरमीडिएट बना देगा। यानी वो जो रिएक्टिंग स्पेसीज था, रिएक्टेंट था जो कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ, अब वो रिएक्टेंट पहले आपस में बॉन्डिंग कर लेगा, कैटलिस्ट के सरफेस पर ही बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद क्या होगा, है ना, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहला स्टेप हुआ डिफ्यूजन, दूसरा हुआ एडजॉर्प्शन। दोनों का आप एक ही मान सकते हैं, डिफ्यूजन हुआ ऑटोमेटिक एडजॉर्ब होगा। तीसरा स्टेप क्या हुआ? अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आप यहाँ पर इसको केमीजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। केमीजॉर्प्शन तो कहना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि केमीजॉर्प्शन में जो रिएक्टेंट है ना, ठीक है, वो तो एडजॉर्बेंट के सरफेस से ही रिएक्शन कर लेता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है ना वो सरफेस पर, यानी कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्ट कर रहा है आपस में, इसके सरफेस पर। ये रिएक्शन, इस दोनों के बीच रिएक्शन कराने में ये केवल मदद कर रहा है ना। अब फिर से क्या करेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिया, ए और बी, बॉन्डिंग दिख रहा है या बॉन्डिंग हो गया है, ठीक है, और फिर ये दोनों अलग हो जाएगा इसके सरफेस से। देख, ठीक है। तीसरा स्टेप हो अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। यानी तीसरा स्टेप में क्या लिखे हैं? कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होता है और एक इंटरमीडिएट बनता है। चौथा स्टेप क्या है? डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी यहाँ जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना ना वो क्या करेगा? डिजॉर्ब हो जाएगा। कहाँ से? कैटलिस्ट के सरफेस से। यानी ये जो ए बी जो बना ना वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिजॉर्ब होने लगेगा, अलग होने लगेगा। चौथा स्टेप यही है ना, एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। यानी कहने का मतलब कि वो जो ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लिया, इसके सरफेस पर वो अब डिजॉल्व होने लगेगा, ताकि इस कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देगा। इसलिए छोड़ देगा ताकि ये कैटलिस्ट जो है ना फिर से दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करके फिर इसी प्रकार प्रोडक्ट में चेंज करते रहेगा। यानी बार बार इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल होते रहेगा। तो यहाँ क्या किए? डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व हो गया, देखो ए और बी, यहाँ ए प्लस बी था, मतलब ए और बी रिएक्टेंट था, ठीक है ना। देखो इस पूरे को समझो। यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो पहले तो डिजॉर्प्शन हो गया। डिजॉर्प्शन मतलब ये इसके सरफेस को छोड़ के अलग हो गया। फिर फाइनली जबरदस्ती का कहो एक स्टेप ये लिखा गया है, जब अलग हो ही गया तो क्या मतलब है, फिर वो कैटलिस्ट के सरफेस से दूर चला जाता है। चलो बढ़िया बात है, दूर चला गया, अच्छी बात है। अब देखो ये हमारा हो गया कैटलिस्ट सरफेस, ये कैटलिस्ट का सरफेस है। और ये जो खाली खाली आपको लाइन दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ये फ्री वैलेंसीज कहलाता है। फ्री वैलेंसीज, द कैटलिस्ट सरफेस है फ्री वैलेंसीज के साथ। ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ए और बी धीरे धीरे इसके सरफेस पर आ रहा है, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन को या एडजॉर्प्शन को, तो ए और बी इसके फ्री वैलेंसीज पर आकर के चिपक रहा है, ठीक है। ए और बी देखो इसके फ्री वैलेंसीज पर आकर के एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्प्शन हुआ। एडजॉर्प्शन के बाद ए और बी जो है आपस में बॉन्डिंग करने लगा, तो बॉन्डिंग करके वो इंटरमीडिएट बना दिया। फिर क्या हुआ? ए और बी बॉन्डिंग जब कर लिया तो सरफेस को छोड़ करके अलग होने लगा। तो इस कैटलिस्ट को देखो फिर से यहाँ छोड़ दिया, लिख दिया कैटलिस्ट। और ए और बी जो पहले अलग अलग था, अब दोनों आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना दिया? प्रोडक्ट, और इसके सरफेस से अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन हुआ। ए बी जो प्रोडक्ट बना उसका डिजॉर्प्शन हो गया, अलग हुआ, फिर उससे दूर हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब समझो कि अगर हम कैटलिस्ट का फ्री वैलेंसीज बढ़ा दें
इसको छोटे छोटे पीस में अगर तोड़ दें तो इसके फ्री वैलेंसीज की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो विद इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट द कैटालिटिक एक्टिविटी विल बी ग्रेटली इनहांस्ड। मतलब कि जो कैटलिस्ट यहाँ लिया गया है इसमें अभी फ्री वैलेंसीज काउंट करो तो 2 4 6 8 2 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हमको खाली दिख रहा है फ्री वैलेंसीज। इसको छोटे छोटे जब पीसेज में तोड़ेंगे ना फ्री वैलेंसीज की संख्या बढ़ेगी। जितना स्मॉलर पीस में तोड़ेंगे उतना ज़्यादा फ्री वैलेंसीज होगा, और जितना ज़्यादा फ्री वैलेंसीज होगा उसके सरफेस पर उतना ज़्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्शन दर्शाएगा, उतना तेजी से प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लो फ्री वैलेंसीज 10 है तो ये 10 वैलेंसीज पर जाके जुड़ेगा, उतना मॉलिक्यूल बनेगा। अगर फ्री वैलेंसीज तोड़ के हम 20 25 30 40 कर दें, मान लो ये तो ज़्यादा ना चिपकेगा उस पर जा करके, तो ज़्यादा इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा तब तो, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसीज की संख्या को उसके सरफेस पर बढ़ा करके, ठीक है, रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज की संख्या बढ़ा करके हम लोग कैटालिटिक एक्टिविटी को ग्रेटली इनहांस्ड कर सकते हैं, है ना। तो कैसे भाई, कैसे फ्री वैलेंसीज को बढ़ा सकते हैं बताओ। दो ही तरीका है, या तो उसको और हम स्मॉलर पीस में तोड़ देंगे कैटलिस्ट को तो फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएगा, या उसके सरफेस को रफ कर देंगे, थोड़ा खुरदरा कर देंगे ना तो उसका फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उसके सरफेस पर आके चिपकने लगेगा। स्मूथ सरफेस की तुलना में रफ सरफेस कर दिया जाएगा, या कैटलिस्ट को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे, उससे फ्री वैलेंसीज हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके, दैट्स इट। चलो तो बेटा इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, उसको आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो पूरा। चलो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करना क्या है, बार बार तो वही बात समझा रहे हैं कि पूरा का पूरा ये चैप्टर ही इसी टाइप का है, थ्योरेटिकल है। अच्छे ढंग से मन लगाकर कहानी को सुनो, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इस कहानी को लिख लेना है ना। लिखना क्या है, वो इस पर से उतार लेना है, ठीक है, और उसको एक बार अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर लेनी है। ओके ना, ठीक है। बार बार बेटा कहते हैं मेहनत तो थोड़ा करना होगा। हर वीडियोज में देख रहे हैं 50 मिनट 60 मिनट 45 मिनट, कोई भी उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वीडियो बन रहा है, रूम पर थोड़ा मेहनत करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। सब लोगों को, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, सारे टीचर्स को, आपके गार्जियन को, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स को। आपका खुद का भी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होना ही चाहिए, है ना, कि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, है ना। और जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, सोचो आपका रिजल्ट 95% आएगा बोर्ड में, मेडिकल अगर आप अपीयरिंग में कंप्लीट कर लेते हैं, जेई मेंस कंप्लीट करते हैं, एडवांस कंप्लीट कर लेते हैं, सोचो घर का क्या माहौल होगा, आपका, आपके समाज में, आपके रिलेटिव्स में कितनी प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। हम लोग का भी नाम होगा बेटा, ठीक है ना। खूब मेहनत करो जम करके, बहुत अच्छा मौका मिला है, एकदम इसको कैश करिए घर बैठ करके, ठीक है। खूब जम के पढ़ाई करना है। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।